नमस्कार साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आगामी 4 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई प्रस्तावित है। इस सुनवाई से सबसे पहले सभी पक्षों को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनदीप काल्ला के समक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत नई चयन सूची और संभावित समाधान पर अपने अपने लिखित सुझाव ईमेल के माध्यम से भेजने हैं। यदि वादी और प्रतिवादी किसी साझा समाधान पर सहमत हो जाते हैं तो उस सहमति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि सभी पक्ष न्यायालय से अनुच्छेद 142 के अंतर्गत व्यापक न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं तो क्या ऐसा कोई समाधान निकल सकता है जिससे वर्षों से चल रहा यह विवाद समाप्त हो जाए, या फिर नई चयन सूची के आधार पर विवाद और बढ़ जाएगा। आज हम इन्हीं संभावनाओं पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। साथियों, इस समय सबसे अधिक चर्चा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई नई चयन सूची को लेकर है। कुछ पक्षों का कहना है कि यदि प्रक्रिया केवल संशोधित मेरिट सूची एमआरसी के आधार पर आगे बढ़ती है तो हजारों ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं जो वर्तमान में सेवा कर रहे हैं या जिनकी स्थिति इस बदलाव से प्रभावित होगी। उनके अनुसार इससे एक नया विवाद जन्म ले सकता है और मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू हो सकता है। दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि यदि नई सूची में ऐसे नाम बार बार शामिल किए जाएं जिन्होंने नियुक्ति ग्रहण नहीं की है या भविष्य में नियुक्ति लेने की इच्छा ही नहीं रखते तो रिक्त पद वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे तर्कों के आधार पर मांग की जा सकती है कि रिक्तियों का वास्तविक और अद्यतन आकलन किया जाए। यह पक्षकारों का तर्क है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 142 की। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का एक ऐसा विशेष प्रावधान है जिसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर विवाद में इसका प्रयोग होगा। इसका उपयोग पूरी तरह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया से विवाद का व्यवहारिक समाधान कठिन है और सभी पक्ष किसी संतुलित व्यवस्था पर सहमत हैं, तब न्यायालय उपलब्ध संवैधानिक शक्तियों पर विचार कर सकता है, परंतु इसका निर्णय केवल न्यायालय ही करेगा। अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब सबसे जटिल प्रश्न, यदि केवल याचियों को लाभ देने की बात आती है तो लाभ किसे मिलेगा? इस मामले में कुछ अभ्यर्थी प्रारंभ से हाई कोर्ट की एकल पीठ, फिर खंडपीठ और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तक लगातार मुकदमा लड़ते रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नए याचियों को अनुमति दिए जाने के बाद याचिका में शामिल हुए हैं। यदि वास्तव में याचियों की संख्या बहुत अधिक है तो न्यायालय के सामने यह प्रश्न अवश्य आएगा कि क्या सभी को समान प्रकार की राहत दी जा सकती है या राहत का कोई अलग आधार तय किया जाए। इस विषय पर अभी कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है और ना ही अभी इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। इसी प्रकार उत्तर कुंजी के आधार पर मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों के दावे भी न्यायालय के विचाराधीन हो सकते हैं। यदि न्यायालय को रिकॉर्ड और नियमों के आधार पर उचित लगे कि वह उनके संबंध में भी निर्देश दे सकता है, किंतु यह केवल एक कानूनी संभावना है, न कि निश्चित परिणाम। राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामों पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कई प्रश्न पूछे। इससे यह संकेत अवश्य मिला है कि न्यायालय सभी तथ्यों पर गंभीर परीक्षण कर रहा है, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि न्यायालय किसी पक्ष से पूरी तरह से संतुष्ट या असंतुष्ट है, क्योंकि अंतिम राय विस्तृत सुनवाई के बाद ही सामने आती है। यही कारण है कि 4 अगस्त की सुनवाई को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यदि सभी पक्ष किसी व्यवहारिक और संतुलित समाधान पर सहमत होते हैं तो न्यायालय उस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। यदि सहमति नहीं बनती तो न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध तथ्यों, कानूनों और रिकॉर्ड के आधार पर स्वतंत्र निर्णय देगा। जब हम 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के आधार पर स्वयं को सही मानते हैं। एक पक्ष का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से संशोधित मेरिट और न्यायालय के आदेश के अनुरूप होनी चाहिए ताकि जिन अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए था उन्हें उनका अधिकार मिल सके। वहीं दूसरा पक्ष यह तर्क देता है कि वर्षों से कार्यरत अभ्यर्थियों को हटाने से हजारों परिवार प्रभावित होंगे और इससे एक नया विवाद उत्पन्न हो जाएगा। बार बार याची लाभ देने की बात जैसे आ रही है यूट्यूब चैनलों पर, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में याची लाभ देने पर विचार करता है तो सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि यह लाभ किन अभ्यर्थियों तक सीमित रहेगा। इस मामले में सभी याचियों की स्थिति समान नहीं है। एक वर्ग ऐसा है जिसने शुरुआत से ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह अभ्यर्थी पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ, उसके बाद खंडपीठ, डबल बेंच और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक लगातार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नए याचियों को अनुमति दिए जाने के बाद याचिका में शामिल हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय केवल याची लाभ के आधार पर विवाद का समाधान तलाशने का प्रयास करता है तो यह एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बन सकता है कि क्या प्रारंभ से मुकदमा लड़ने वाले और बाद में जुड़े याचियों को समान श्रेणी में रखा जाए या दोनों के बीच कोई अंतर किया जाए। कुछ विधि विशेषज्ञों का मत है यदि न्यायालय यह मानता है कि प्रारंभ में न्यायिक प्रक्रिया में शामिल रहे अभ्यर्थियों ने लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है तो उनके संबंध में अलग दृष्टिकोण अपनाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं अन्य विशेषज्ञों का मत है कि समान परिस्थितियों वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अंततः कौन सा दृष्टिकोण अपना जाए यह पूरी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालय को यह लगे कि नई चयन सूची से एक नया और व्यापक विवाद उत्पन्न होगा तथा केवल नई मेरिट सूची से विवाद समाप्त नहीं होगा तो वह उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकता है। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 142 की चर्चा भी हो रही है जो बहुत तेजी से चल रही है। हालांकि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करना या न करना पूर्णतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार पर है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।